हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो लोगों का सवाल था कि भाई थोड़ा सा ना डीप में आप बता दें कि कनाडा कैसे आ जाए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ख़ास तौर पे बिना आइल्स के। तो आज की वीडियो होने वाली है बिना आइल्स के, और क्या क्या वेज़ हो सकते हैं कनाडा आने के लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं, क्या हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए। देखो भाई, अभी जो पहले तक जो था ना, अभी अगस्त से पहले, अब जो अगस्त आने वाला है ना 2023, उसमें आपके ऊपर से पाबंदी हट गई है कि आप आइल्स दो या ना दो, डजेंट मैटर। आपके पास अब एसडीएस की कैटेगरी है, सही है, वो आगे बताऊंगा क्या है वो। उसमें अब आपका ये है कि आप दूसरे एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश के नहीं है, जैसे कि टोफेल होता है, और उन्होंने ऐड करा एक पीटी ऐड करा है, उन्होंने एक और ऐड करा है, वो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक हो गया। टैक्स पे क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, जहन से निकल गया, कैनेडियन करके कुछ होता है। और तो ये तीन आप दे सकते हो, ये ज़्यादातर आसान टेस्ट होते हैं और ये निकल जाते हैं। अब क्या कहते हैं, सही है। सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं देते, सही है, आप चाहते हो मैं आइल्स दे दूँ, बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये रिक्वायरमेंट है, आइल्स में जो है आपको चाहिए होते हैं 6 पॉइंट। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर दो टाइप की कैटेगरी होती है, ठीक हो गया। एक होती है एसडीएस और दूसरी होती है नॉन एसडीएस। पहली होती है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, दूसरी होती है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। पहली में क्या होता है कि आपको आइल्स देना पड़ता है। आइल्स में आपको चाहिए थे 6 बैंड्स, सब मॉड्यूल में 6। मॉड्यूल कितने होते हैं? 4 मॉड्यूल होते हैं। एक लिसनिंग होता है, एक राइटिंग होता है, एक रीडिंग होता है, और एक होता है अपना स्पीकिंग। इन सब में आपको 6 चाहिए। और ओवरऑल जो आपको जो है ना, ओवरऑल बोल दिया मैंने गलती से, खैर ऑल इज़ वेल। ओवरऑल आपको 6.5 या 6 चाहिए होता है। तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप आते हो स्टेज 2 पे। स्टेज 2 आपकी क्या होती है? स्टेज 2 आपकी होती है, आपने जो है सबसे पहले ऑफ़र लेटर मंगवाना पड़ता है किसी भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो जो है बैचलर्स करने के लिए सोच रहा है, तो वो सर्च करेगा यूनिवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है मैकमास्टर, एक है ब्रॉक, एक है यॉर्क। अगर आप मैनिटोबा की साइड जाते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा आ गई, और साइमन फ्रेसर जो है, और अपना क्या कहते हैं क्वीन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, और क्या कहते हैं अलग अलग हैं। स्केचुन में जाना चाहते हो आप तो वहाँ पर है, न्यू ब्रंसविक में जाना चाहते हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी अलग है, और सबकी फ़ीस वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है आप देखते हो कि आपका कौन सा कोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, या आपने बीबीए करना है, या आपने जो है अपना एमबीए करना है, मेडिकल करना है आपने, या आपने अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम करना है, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है, जो कोर्स आपने करना है वो आपने देखना है। अब अगर आप एसडीएस कैटेगरी में जाते हो, अगर आपके आइल्स में सब बैंड्स आ जाते हैं, अगर आप बोलते हो मैं एसडीएस कैटेगरी में जाता हूँ, तो एसडीएस कैटेगरी में ये होता है कि आपने जो है पूरे 1 साल की फ़ीस भरनी पड़ती है। आपने अप्लाई करा, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, तो उसकी तकरीबन फ़ीस होती है $90 या $100। ये आपने हर हाल में देनी होती है, इसके बिना प्रोसेस नहीं होता आपका एडमिशन। आपने ये दे दी, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल चले आपका एडमिशन हो जाता है सही यूनिवर्सिटी में। अब आपने क्या करना है? आपका जो दूसरा स्टेप होगा ना, वो होगा आपने फ़ीस भरनी। अब फ़ीस कितनी होगी? अब फ़ीस वेरी करती है, तकरीबन बैचलर्स करने जा रहे हो तो $24-25 हज़ार या $30,000 होती है हर हाल में। तकरीबन 40 लाख होगा ये पाकिस्तानी, या ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, इतने होगा, इतना वेरी करेगा 40 तक। ये आपने देनी है पूरे 1 साल की। ये होती है 2 सेमेस्टर की फ़ीस, ठीक हो गया। अब ये क्यों देनी है? ये इसलिए देनी है क्योंकि कनाडा एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसने ये बहुत करा हुआ है लोगों पे कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते इतनी, तो आप पूरी 2 सेमेस्टर की फ़ीस दिखा दो, तो आपको अलाउ हो जाएगा कि आपके पास इतने फ़ंड्स हैं, आप यहाँ रह सकते हो। तो ये जो फ़ंड्स होते हैं, ये जो अपना वो फ़ंड बोल रहा हूँ, ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये आ गई। अगर आपने फ़ीस भी पे कर दी ना, आपका आइल्स भी हो गया, इसका आपका बाद आप आते हो स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 ये होता है भाई, अब आपको यहाँ पे बनवाना पड़ता है जीआईसी। जीआईसी क्या होता है? ये होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। या आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे एक अकाउंट खोलना पड़ता है, बैंक अकाउंट। यहाँ पे 2-3 बैंक होते हैं, सीआईबीसी हो गया, स्कॉशिया हो गया, या टीडी हो गया, या कोई सा भी बैंक हो गया। आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको बता देगा कि इस बैंक में आपकी हमारी फ़ीस जाती है, उसी बैंक में आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। यहाँ पे आपको जमा करवाने पड़ते हैं $10,000।
ये क्यों आपको जमा करवाने पड़ते हैं? ये इसलिए क्योंकि अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी होती ना, ये सबसे अच्छा बेस्ट है। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते तो आप जो है ये अपना पे कर दो $10,000 GIC के अपने अकाउंट में ही आपके होते हैं। ये आप जब कनाडा आ जाओगे तो आपको हर महीने पहले महीने आपको $2,000 मिलते हैं, फिर आपको 720 730 ऐसे करके मिलते रहते हैं पूरे 1 साल तक। ये आपके पैसे होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि कनाडा बोलता है कि भाई हमारे को आप बताओ, फ्रेंड्स को दिखाओ कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपके पैसे हैं या नहीं है, आप रह सकते हो इधर, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप घर का खर्चा निकाल सकते हो। ये आपको मिलते रहते हैं एज एन लिविंग एक्सपेंस के तौर पे। अब आपने ये भी कर लिया, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है अपनी इक्विवेलेंसी बनवानी है। अगर आप इंटर करा हुआ है आपने और मैट्रिक इंटर करा हुआ है तो आप जाते हो IBCC ICCB जो भी है, मुझे नहीं पता, मैंने इंटर नहीं करा तो आई डोंट नो। खैर, तो वहाँ से आपने इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ती है। मैंने जितना लोगों से सुना है वो आप बनवाते हो, वो आपको दिखानी पड़ती है, वो लगानी पड़ती है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपका आता है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेते हो आप। बायोमेट्रिक की आपने अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद आपने लेनी होती है मेडिकल की अपॉइंटमेंट। उसके अलग चार्जेस होते हैं, $85 या समथिंग होता है। फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस होते हैं, वो देनी पड़ती है। फिर बात आती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है आपको। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है SOP, ये सबसे वाहिद और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, एक तो पहले IELTS में और इसको। अब सीन ये होता है कि इसमें आपको कनाडा को बताना पड़ता है कि आपका मकसद क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप क्यों कनाडा आना चाह रहे हो। और आपको ये प्रूफ देना पड़ता है उनको, मतलब प्रूफ एज आ तौर पे आपको बताना पड़ता है उनको, दिलाना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है कि आप कनाडा से वापस अपने कंट्री आ जाओगे। फॉर एग्जांपल, अब आप उनको बता रहे हो, अब आपने कोर्स करा हुआ है बिज़नेस का, आपने इंटर करा हुआ है बिज़नेस से, और आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो कंप्यूटर, तो आपका हर सी बात है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत गलती करते हैं कि यहाँ कुछ है वहाँ कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ये गलत है भाई। ये कर सकते हो आपने अगर आप बिज़नेस पढ़ रहे हो तो आप बिज़नेस में एडमिशन लो, यहाँ आके आप कोर्स चेंज कर लो। ये हो जाता है, इजीली हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। सही है, तो ये करो आप लोग। ये नहीं कि आपने कंप्यूटर पढ़ा तो आप यहाँ पे वो बायो पढ़ने आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। और आपको बताना पड़ता है, और आपको ये नहीं दिखाना पड़ता कि मेरे यहाँ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो उनको लग जाएगा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जाएगा नहीं रुक जाएगा। सही है, ये आपको दिखाना पड़ता है, SOP बतानी पड़ती है कि पूरी अच्छे तरीके से। ये आपने कर ली, फिर आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। अब आते हैं नॉन SDS के तरीके पे। नॉन SDS का क्या तरीका होता है? जो इतना अमाउंट नहीं दे सकते, तकरीबन 60 लाख 70 लाख, वो आते हैं नॉन SDS की कैटेगरी पे, और जिनका IELTS का स्कोर बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 5.5 बैंड्स आ जाता है एक में या दो में, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आप जो है बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। सबसे पहली बात, अराउंड 50 to 60 लाख या 70 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है यहाँ पे। अगर क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस दिखाना पड़ता है आपको, और आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं दोनों में, SDS और नॉन SDS में। आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे कि अब आपकी दुकान है, आपका बिज़नेस है आपके अब्बू का, ये आपको शो करवाना पड़ता है, उसके पेपर दिखाने पड़ते हैं आपको, रेंटल एग्रीमेंट्स के सबके दिखाने पड़ते हैं आपको पेपर्स। ये हो गया। और जैसे बैंड्स आपके लो आ गए। और इसमें एक अच्छी बात है, इसमें आपको 1 सेमेस्टर की फीस देनी पड़ती है। आपकी फ़ीस अगर अगर $19,000 है तो आपको सिर्फ 9,000 या $8,000 देने पड़ेंगे खाली। तो ये हो जाता है। फिर वही मेडिकल लेना पड़ता है आपको, और वो करवाना पड़ता है, एफिडेविट हो गया, और जो कुछ भी हो गया, इनकम टैक्स के पेपर आपको दिखाने पड़ते हैं पूरे, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो इसमें सब कुछ आ जाता है। ये करने के बाद अब आप वीज़ा फाइल कर देते हो। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने आप ये भी तो पता है कि कौन सा इंटेक में आना चाहिए। यहाँ पे 3 तरीके के इंटेक होते हैं। पहला इंटेक होता है सितंबर इंटेक, सबसे बड़ा इंटेक। दूसरा इंटेक होता है जनवरी इंटेक, जिसे कहते हैं विंटर इंटेक। और आखिरी होता है स्प्रिंग इंटेक, इसको कहते हैं मे इंटेक। मे इंटेक में सबसे कम बच्चा, मतलब ज़्यादा बच्चा भी आता है, लेकिन वो बच्चा आता है जिसके बिल्कुल थर्ड क्लास कोर्सेज़ होते हैं, फारिग कोर्सेज़ होते हैं। सही है वो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कनाडा में मे में जो होता है ना, ज़्यादातर इतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। बहुत कम कॉलेज, बहुत यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मेन कोर्स पढ़ाती है, वरना ज़्यादातर सितंबर में ज़्यादा कोर्सेज होते हैं और जनवरी में ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा इंटेक यहाँ पर आना कहा जाता है सितंबर का, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत सितंबर में आता है। एक तो पहले तो फॉल का होता है, और फिर क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया मैं, अगर आप मुझसे मशवरा लें तो मैं आपको बताऊँगा आप सितंबर इंटेक में क्यों आए। आप देखो, अगर आप सितंबर इंटेक में आते हो तो सितंबर इंटेक में जॉब्स अवेलेबल होती हैं ज़्यादा। और अगर फॉर एग्जांपल आप जनवरी में आते हो तो आपको जॉब नहीं मिलती, और आपको मे इंटेक में आपको फ़ीस देनी पड़ती है। आप कैसे दोगे अगर आप सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस देकर आए हो नॉन SDS के जरिए? तो आपका ये सुकून हो जाता है कि भाई आप जो है SDS से आओ। सबसे पहली बात तो 2 सेमेस्टर की फ़ीस भर कर आओ, क्योंकि यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलती। 2-3 महीने 4 महीने ख्वारी होती है, बहुत नसीब वालों को मिल जाती है जॉब अगले महीने या 10 दिन में, वरना नहीं मिलती हर किसी को। मैं खुद 6 महीने वेला बैठा रहा था, मुझे जॉब नहीं मिली थी, अब जाके मुझे जॉब मिली है। तो आपको जो है
थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी यहाँ के जॉब ढूंढने के लिए भी। तो बात आती है कि सितंबर इनटेक में आया आप, सही है, बहुत अच्छा इनटेक होता है, फॉल होता है और आपकी खूबसूरती भी होती है, सब कुछ होता है, देखने को मिलता है आपको नई नई चीज़ें, इतनी सर्दी भी नहीं होती। लेकिन अब मई में आएंगे गर्मी होगी, सही है, और कभी कभार तो सर्दी भी होती है। जैसे अभी मई निकला है, अभी भाई बर्फ़ पड़ के गई है, बर्फ़ पड़ी थी मई में भाई। तो विंटर चलता रहता है, विंटर यहाँ का बहुत ख़तरनाक होता है। विंटर इनटेक में मत आए भाई, बहुत कोल्ड होती है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ -30 -40 चले जाता है और बहुत बहुत सर्दी होती है। और इस सर्दी में आपको काम पे जाना पड़ता है, नो एक्सक्यूज़, कोई छुट्टी नहीं ले सकते आप, बिल्कुल भी। छुट्टी लोगे फायर हो जाओगे। तो ये एक है, तो ऐसे आपको आया जा सकता है। और यहाँ पे जो है अपना मिनिमम पर आवर रेट जो है पे का वो 15.50 है टैक्स के साथ। अगर आप टैक्स पे काम करते हो, सिन पे काम करते हो, तो आपको टैक्स कट के $14 हो जाती है। तो आप डिपेंड करते हैं आपको। यहाँ पे जो है ना कनाडा में अभी जो है 40 आवर्स अलाउड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चा यहाँ पे 40 आवर्स कर लेता है। तो 40 आवर्स अलाउ हैं, आप 40 आवर्स करो माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इनकम अच्छी होगी। आप 40-50 आवर्स करो तो आप महीने के $3000 आराम से कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कनाडा से कैसे आएँ और कनाडा में पे रेट क्या चल रहा है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा इनटेक आना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि आइल्स की तैयारी आपने करनी है, अच्छे से करनी है। और आइल्स में मैं आपको बताता हूँ एक आइल्स एडवांटेज, आइल्स वायरलेस की स्पीकिंग एकेडमी, ये 3 है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो सेंटर्स होते हैं कुछ, वहाँ से आप मॉक टेस्ट देते हैं खुद तैयारी करके। अगर आप बहुत वीक हैं तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और आप मुझे मेंशन कर दिएगा कोई अगर बात मिस हो गई है, आपको और कोई सवाल पूछना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।